ऑफिस पहुंचकर आतिफ ने सिद्दीकी साहब को तमाम रिपोर्ट पेश की और फिर इरफान का इंतजार करने लगा। इस दौरान उसे पता था कि बाबर सलीम की ठुकाई होती रहनी थी। खुद उसकी भी ये कोशिश थी कि उसकी अच्छी खातिर मदारत होनी चाहिए। घंटा डेढ़ घंटा इंतजार के बाद इरफान दरवाज़ा खटका कर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, काम मुकम्मल हो गया है? वालेकुम सलाम। गुड। किसी को शक तो नहीं हुआ या कोई और नुकसान? नहीं सर, मैंने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी कि बाकी गाड़ियाँ ज़रा फासले पे थीं। बारूद भी इतना लगाया कि सिर्फ उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचे, जो लाश उसमें रखी है वह नाकाबिल शनाख्त हो जाए और उसे लिबास से ही पहचानना मुमकिन हो सके। धमाके के बाद जायज़ा लिया तो उसकी गाड़ी का? जी सर, लाश नहीं पहचानी जा रही थी, अलबत्ता गाड़ी की नंबर प्लेट और उसके लिबास में मौजूद शनाख्ती कार्ड वगैरह से ही उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी। गुड, चलो फिर उसकी खबर लेते हैं। वैसे इमरान पार्टी ने उसकी अच्छी खातिर मदारत कर ली होगी। चले सर, इरफान मुस्तादी से बोला और वो दोनों आगे पीछे चलते ऑफिस से बाहर निकल आए। तहखाने में घुसते ही उनके कानों में बाबर सलीम की चीखें गूंजी। तहखाना साउंड प्रूफ था, बल्कि उसका हर कमरा साउंड प्रूफ बनाया गया था। अभी यकीनन इमरान पार्टी ने कमरा बंद करने की जहमत नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें तहखाने में घुसते ही उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। बाबर सलीम की हालत काफ़ी नागुफ्ता दे थी। इमरान और हमीद ने उसकी तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आतिफ को देखते ही उनके हाथ रुके। सर, खुदा के लिए मेरी इनसे जान छुड़वाओ। वो आतिफ को देखकर घुघिया कर बोला, मैं हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करके देखें। फेल, एकदम फेल, तुम्हारी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो पाएगी। आतिफ उसके बजाय इमरान पार्टी से मुखातिब हुआ। अभी तक इसकी ज़ुबान चल रही है और अभी तक ये इस काबिल है कि हमें किसी किस्म की ऑफ़र कर सके। मेरा ख्याल है मुझे पुराने जल्लाद को बुलाना पड़ेगा। आतिफ की बात ऐसी नहीं थी कि बाबर सलीम चुपका बैठा रहता। वो मौजूदा बंदों की मार बर्दाश्त नहीं कर सका था। उससे ज़्यादा जुल्म का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कुछ ये कि आतिफ की नज़र में वो सब तशद्दुद ज़ीरो था। खुदा के लिए भाई साहब, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है जब मैं हर किस्म के तामुन के लिए तैयार हूँ? चलो पता चल जाता है तुम कितना तामुन करते हो। आतिफ इत्मीनान से उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पे बैठते हुए बोला, सबसे पहले तो ये बताओ तुमने कौन कौन से राज मुल्क दुश्मन अनासिर के हवाले किए हैं? मैंने? ख्याल रहे कोई सवाल दोहराऊंगा नहीं, गलत जवाब की सूरत में यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम जानो तुम्हारे ये दोस्त। मैंने सिर्फ 2 फाइलें पाशा ग्रुप के हवाले की थी जो कैश से मुतल्लिक थी। इसके अलावा मैं उन्हें पैसे वगैरह तो देता रहा हूँ, लेकिन कोई मुल्की राज उनके हवाले नहीं किया। तो ये फाइलें क्यों उनके हवाले की थी? उनके हाथ में मेरी कमज़ोरी आ गई थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कौन सी कमज़ोरी? वो मैं हाँ, बोलो कि मैंने मुंह काला किया था और उसकी बाकायदा वीडियो और तस्वीर बनाई थी और इसी वजह से तुम उनके हाथ चढ़ गए। बाबर सलीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अच्छा, पाशा ग्रुप के अलावा तुम्हारे किसी और पार्टी या ग्रुप से ताल्लुकात रहे हो? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। आतिफ ने उठने के लिए पर तोले। सिर्फ एक पार्टी से छोटी सी डील हुई थी। गुड। पार्टी का कोई अता पता और उनसे डील करने की वजह? उनका एक आदमी मुझे मिलने आया था और उनसे रकम लेकर। मगर आतिफ के भरपूर थप्पड़ से उसकी बात अधूरी रह गई। हकीकत बतलाओ, वो गराया। एक लड़की पसंद आ गई थी। वो लड़की दोबारा कभी नजर आई? नहीं। ओके इमरान, मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। कल इसकी जुबान रुकनी नहीं चाहिए और ये तेरे लिए आखिरी मौका है। नाकामी की सूरत में तुझे अपने पुराने काम पे लौटना पड़ेगा। आतिफ खड़ा हो गया। प्लीज़ भाई साहब, वो गिड़गिड़ाया, मैंने सब कुछ सही बतलाया है। मगर आतिफ उसकी बात अनसुनी करके अकूबत खाने से बाहर आ गया। इरफान भी उसके साथ था। सूरज निकलने तक वो बर्थ पर लेटी रही। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि गाड़ी स्टेशन पे आधा घंटा रुकेगी। गाड़ी चलने से 5 मिनट पहले वो टहलने के बहाने नीचे उतर गई। बेटी, दूर न जाना, गाड़ी चलने ही वाली है। उमर रसीदा औरत फिक्रमंदी से बोली। ठीक है माँ जी, वो सादतमंदी से बोली, लेकिन नीचे उतरने के बाद उसने तेज़ कदमों से स्टेशन से बाहर का रुख किया। उसने वहीं पे सफ़र तर्क करने का इरादा कर लिया था। ट्रेन के सफ़र से वो उकता गई थी। गाड़ी के रवाना होने से पहले वो स्टेशन से बाहर आ गई। स्टेशन से बाहर एक रिक्शे में बैठकर उसने उसे बस अड्डे जाने को कहा। उसे इल्म था कि बस अड्डा हर शहर में होता है। रिक्शे वाले ने भी खामोशी से सर हिलाते हुए रिक्शा स्टार्ट किया और चल पड़ा। अड्डे से बाहर एक लोकल नजर आने वाली बस के करीब उसने रिक्शा रुकवाकर किराया अदा किया और बस में घुस गई। बस तकरीबन भरने को थी। एक बूढ़ी औरत के साथ खाली जगह देखकर वो बैठ गई। कंडक्टर एक लैम में कोट की आवाज़ें लगा रहा था। थोड़ी देर बाद ही बस में तिल धरने की जगह नहीं थी। बस के चलते कंडक्टर किराया इकट्ठा करने लगा। दूसरों की देखा देखी उसने भी कोट का नाम लेकर 100 का नोट कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिया। मतलूबा रकम काट कर
कंडक्टर ने बकाया उसकी जानी बढ़ाया जो उसने पर्स में डाल दिया। कोर्ट के आने तक बस ने कई स्टॉप किए। कोर्ट आखिरी स्टॉप था। बस के रुकते ही तमाम सवारियां नीचे उतरने लगी। वो भी बस से बाहर आ गई। कोर्ट एक दरमियाना कस्बा दिखाई दे रहा था। पार्वती वहां तक आ तो गई थी मगर उसे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लाया अमल इख्तियार करे। कुछ तेज सोचने के बाद वो एक सिमत को चल पड़ी। उसे सर छुपाने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी मगर वो ठिकाना उसे कहाँ मिलेगा, ये लायक़ल मसला था। कोई मर्द साथ होता तो इस कस्बे में भी किराए का कोई मकान ढूंढ सकती थी। अब अकेली औरत क्या बहाना करती। अगर तरक्की याफ्ता शहर होता तो वो होटल में भी कमरा लेकर रह सकती थी। आखिर उसने सोचा कि किसी को अपनी मस्तूमियत की छोटी कहानी सुनाकर उसके घर में रहने की कोशिश करे। इस उम्र में किसी मुकम्मल शख्स का मकान तलाश करने की ज़रूरत ही, वरना तो गरीब बेचारे अपने बच्चे नहीं पाल सकते, उसकी मेहमान नवाजी क्या करते। मकानात का सिलसिला शुरू होते ही उसकी निगाह एक पुख्ता हवेली पर पड़ी। उसने वही किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। पहले तो उसका इरादा बगैर दस्तक दिए अंदर घुसने का था मगर फिर कुत्ते के डर से उसने दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब समझा। एक बूढ़े से शख्स ने दरवाज़ा खोलकर सिंधी जुबान में गालिबन उसकी आमद का मकसद पूछा था। वो सिंधी जुबान से बिल्कुल नापल थी लेकिन उसे कराची में कई दफ़ा वो ये बोली सुनने का इत्तफाक हो चुका था, इसलिए उसे ये पता चल गया था कि वो बूढ़ा सिंधी जुबान बोल रहा है मगर क्या कह रहे कि वो अंदाज़ा ही लगा सकती थी कि उससे उसकी आमद का मकसद पूछ रहा होगा। घर के मालिक से मिलना है बाबा जी, वडेरे साईं नाल मिलना है। जी जी, उसने अस्पात में सर हिलाया। आओ। बूढ़े ने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके उसे अपनी रहनुमाई में हवेली की अंदरूनी इमारत की तरफ ले जाने लगा। हवेली का सहन काफ़ी वसी था। उसे चंद औरतें मुख्तलिफ काम करती नजर आईं। लिबास से साफ पता चल रहा था कि वो मुलाजमाएँ थी। बूढ़ा उसे लेकर एक खूबसूरत से ख्वाबगाह में दाखिल हुआ जिसमें एक शख्स सीने तक कंबल ओढ़े बड़े से तकिए के सहारे लेटा हुआ था। उसके अंदाज से वाज़ेह था कि वो बीमार है। बूढ़े मुलाजिम के साथ एक बुर्का पोश खातून को देखकर उसके चेहरे पे हैरानी या तरद्दुद के आसार जाहिर न होते देखकर पार्वती ने अंदाज़ा लगाया कि वो उसे अपनी तीमारदार समझ रहा था। उसे कमरे में छोड़कर बूढ़ा बाहर निकल गया। वडेरे ने चारपाई के सामने पड़े मूढ़े की तरफ इशारा करके कुछ कहा। पार्वती को उसके कहने से ज़्यादा उसके इशारे से पता चला कि वो उसे बैठने का कह रहा है। वो शुक्रिया कहते हुए मूढ़े पे बैठ गई। वडेरा उसे पहचान नहीं सका था इसलिए उसकी जानिब सवालिया नज़रों से घूरने लगा। वडेरा साईं, मैं एक मसलूम औरत हूँ और आपके पास पनाह लेने आई हूँ। पार्वती ने बूढ़े के मुंह से सुना हुआ वडेरा साईं दोहराकर तमहीद बांधी। मैं सिंधी जुबान नहीं बोल सकती। अगर आपको उर्दू को समझ आती है तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने दिलकश चेहरे से नकाब भी हटा दिया। अगर मजलूम हो तो बगैर अपनी कहानी सुनाए, तेरे लिए इस हवेली के दरवाजे खुले हैं बेटी। वडेरा शिस्ता लहजे में बोला। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। उसका हमदर्दाना लहजा सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके गए गुजरे दौर में भी वो इतने एतमाद का मुजाहरा कर रहा था। मजलूम तो हूँ वडेरा साईं। पार्वती के लहजे में हकीकत की झलक थी इस वजह से कि वो दिल से खुद को मजलूम समझ रही थी। दूसरा, उसका इरादा चूँकि किसी किस्म की धोखाधड़ी का नहीं था इसलिए उसका अंदाज सादगी और सच्चाई लिए हुए था। इस मर्तबा वडेरे ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर चारपाई के साथ लगा हुआ बटन दबाया। घंटी की आवाज़ सुनते ही वही बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। वडेरे ने से सिंधी में कोई हदायत दी जिसमें पार्वती के पल्ले सिर्फ एक नाम फातिमा पड़ा था। वो बूढ़ा जी साईं कहकर वहाँ से गायब हो गया। फातिमा मेरी बेटी है, तेरी हम उम्र होगी, 5 जमातें भी पढ़ रखी हैं, तुझे देखकर बहुत खुश होगी। वडेरा साईं, मैंने 14 जमातें पढ़ रखी हैं, मैं उसे आगे पढ़ाऊंगी। बेटी, आज के बाद मुझे वडेरा साईं नहीं बल्कि चचा कहना और समझना है। दूसरा, अगर पढ़ाना ही है तो फातिमा के छोटे भाई तनवीर को पढ़ा दिया करना। कमबख्त पिछले साल भी 10वीं में फेल हो गया, उसे भी पढ़ा दिया करूँगी चाचा जान। जीती रहो बेटी और इस घर को अपना घर समझना। मैंने मुलाजिम को भी यही बताया कि तुम मेरे अजीज़ दोस्त की बेटी हो, पढ़ती हो और यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हो। अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहेगा जब तुम तनवीर को पढ़ाओगी, बल्कि घर वाली औरतों को मैंने यही बताना है कि तुम्हें मैंने तनवीर की पढ़ाई के लिए खुद बुलाया है। वडेरे की बातें सुनकर पार्वती का दिल खुशी से भर गया। उसके महमो गुमान में भी नहीं था कि उसे छुपने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। अचानक उसके दिल में ये अंदेशा जागा कि कहीं सीआई वाले उसकी फ़ोटो अखबार में शाया ना कर दें, लेकिन इसके साथ उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि इतने दूर दराज कस्बे में अखबार नहीं आता होगा और अगर आता भी हुआ तो कोई मकामी अखबार ही होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी चचा जान, आपने मेरे साथ मेहरबानी का सलूक किया। शायद मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर ना उतार सकूँ। पगली, चचा भी कहती और एहसान भी समझती, आइंदा मेरे सामने ऐसी बातें ना करना।
उसी वक्त बूढ़े मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर वडेरे को सिंधी में कुछ कहा। ठीक है नूरल, तुम जाओ, और वो सलाम करते हुए बाहर निकल गया। अपनी बेटी का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम शहजादी है चचा जान, वो जल्दी से बोली, और इस नाम के साथ उसके दिमाग में इस्माइल शाह की याद ताज़ा होगी जिसने उसकी आंखों में नमी सी भर दी। जिसने भी रखा है चुन कर नाम रखा है, तुम हो भी शहजादियों की तरह बेटी। वडेरा तारीफी लहजे में बोला। वो अब इस दुनिया में नहीं है चचा जान। पार्वती पाशा को याद करके दुखी हो गई थी। उसकी कैफियत को महसूस करते हुए वडेरा उसका जहन बटाने की गर्ज से बोला, बेटी कोई सामान भी है साथ या खाली हाथों? पास कुछ भी नहीं है चचा जान। चलो सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में। कहते हुए वडेरे ने मुलाजिम को बुलाने के लिए एक मरतबा फिर घंटी बजाई और नूरल के आने पे उसे कहा, फातिमा को यहाँ भेजो। वो सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। सलाम अदा साईं, जीती रहो बेटी। वडेरा उसे दुआ देते हुए अपनी जुबान में कुछ समझाने लगा। इस दौरान वो दिलचस्प नज़रों से पार्वती की जानिब देखती रही। पार्वती को उसकी आंखों में सवाए खुलूस व मोहब्बत के और कुछ नजर नहीं आया। बाप की बात ख़त्म होते ही को टूटी फूटी उड़ती बोली, आए दीदी मैं आपको कमरा दिखा दूँ। जाओ बेटी, फातिमा तुझे सारे घर वालों से मिला देगी। और पार्वती वडेरे को सलाम कहते हुए फातिमा की तकलीफ में चल पड़ी। सर, बाबर सलीम से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी, आप बताएं उसका क्या करें? आतिफ उस वक्त सिद्दीकी साहब के ऑफिस में था। अच्छी तरह खिंगाल तो लिया है ना? जी सर, पाशा ग्रुप के अलावा एक दूसरी पार्टी से भी उसकी डील हुई थी, लेकिन उस पार्टी के किसी बंदे से वो वाकिफ नहीं है। डील भी खबीस ने एक लड़की की वजह से की थी और अब उसे लड़की का भी अता पता मालूम नहीं। पार्टी के जिस फर्द से उसकी मुलाकात हुई है, जिसकी शक्ल से ये वाकिफ है, उसकी तस्वीर तो मुसद्दिक से बनवा लेनी थी। शायद किसी अपने आदमी के सामने चढ़ जाए, और नहीं तो लड़की के खतोखाल तो उसके बेमार जहन में लाजमी होंगे। बजा फरमाया। आतिफ हंसते हुए बोला, उसे सिर्फ लड़की की शक्ल याद थी और उसकी तस्वीर में बनवा चुका हूँ, उसका क्या करें? तूने खुद भी कुछ सोचा होगा। सिद्दीकी साहब ने गेंद उसके कोर्ट में फेंकी। मेरे पास तो माफ़ी की गुंजाइश नहीं है सर, और वैसे भी घर वालों और अजीज़ों कारिफ के लिए वो मर चुके हैं। अखबार में उसकी मौत की खबर शाया हो चुकी है। चलो ठीक है, बदरुद्दीन साहब से पूछ लेते हैं। मेरी छुट्टी का भी पूछ लेना सर। यार तुम घर वालों को इधर ही ले आओ ना। सिद्दीकी साहब मुस्कुराया। सर मैंने कराची में मुस्तकिल नहीं रहना, 3-4 साल के बाद मेरी पोस्टिंग आ जाएगी। दूसरा, आपको पहले भी बताया कि अम्मी जान यहाँ आने पर राज़ी नहीं, तो अपना आबाई गाँव नहीं छोड़ना चाहती। जब शादी कर लोगे फिर क्या करोगे? जो अब कर रहा हूँ सर, आतिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता नहीं क्या देखे आंटी ने मरी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहरों को छोड़कर एक छोटे से गांव में खुश है, जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ सैर व तफरी के लिए खींचे जाते हैं। आतिफ ने मरी की वकालत की। जैसे आपकी मर्जी। बाय द वे कितनी छुट्टी जाना है? महीना तो जाऊंगा ना सर, फिलहाल कोई ज़रूरी केस भी नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हो गया तो बुला लेना। पाशा ग्रुप के आदमियों से कोई मज़ीद मालूमात मिली? नहीं सर, उनका सरगना अगर हाथ आ जाता तो शायद दूसरे शहरों में मौजूद उनके बंदे भी पकड़े जाते, मगर अब मुश्किल है। पार्वती का भी कोई सुराग नहीं मिला? जी सर, मेरा ख्याल है वो सरहद पार कर चुकी है। विक्रम से उमरकोट में मौजूद सरहद पार कराने वाले गाइड के बारे में जो मालूमात मिली थी वो गिरफ्तार कर लिया गया सर। फिर पार्वती कैसे सरहद पार जा सकती है? वैसे ही मेरा अंदाज़ा था, उसकी तस्वीर अखबार में दे देनी थी। उसका कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। औरत ज़ात है, बुर्का लेकर आसानी से घूम फिर सकती है। अलबत्ता उसकी तस्वीर और बायोडेटा तमाम यूनिटों को भिजवा दी है। पाकिस्तान में हुई तो कभी ना कभी हाथ आ ही जाएगी। बहरहाल देख लेते हैं। जाते भी राजा ज़ीशान को अपनी ड्यूटियाँ समझा देना। तुम्हारी बात ये सब कुछ उसी को संभालना पड़ेगा, और मैं जाकर बदरुद्दीन साहब को सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। ठीक है सर। आतिफ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती थोड़ी देर में ही फातिमा से खुल मिल गई थी। वडेरे के 2 ही बच्चे थे, फातिमा और उससे छोटा भाई तनवीर। फातिमा नहायत सादा, हमदर्द और दर्दमंद दिल रखने वाली लड़की थी। उसके दिल में गांव के वडेरे की बेटी होने का कोई एहसास नहीं था। पार्वती को उसने सारे हवेली की सैर कराने के साथ तमाम मुलाजमों और अपनी माँ से भी मिला दिया। उसका भाई तनवीर घर में हाजिर नहीं था, वो शायद स्कूल गया था। अपना कमरा भी पार्वती को काफ़ी पसंद आया। वटेरे ने घर वालों के सामने उसका तारुफ अपने दोस्त की बेटी के तौर पर कराया था, इसलिए उसे किसी किस्म की बहानाबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस वक्त वो फातिमा के साथ उसके कमरे में बैठी थी कि दरवाज़ा खोलते हुए एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। पार्वती उसे देखते ही पहचान गई कि वो फातिमा का भाई होगा। कद काट में वो स्कूल के बजाय कॉलेज का स्टूडेंट दिखाई दे रहा था। बाजी में वो फातिमा को कुछ कहने लगा था कि उसकी नज़र बहन के साथ बैठी पार्वती पे पड़ी और वो झिझक कर खामोश हो गया। आओ तनवीर, उसे देखती ही फातिमा चहकी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी उस्तानी है, शहर से तुम्हें इम्तिहान की तैयारी कराने आई है।
सलाम मैडम, वो आहिस्तगी से बोला। पार्वती ने सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया। वो अपनी बहन से सिंधी में बातचीत करने लगा। ठीक है, मैं अब्बू से कह देती हूँ, मगर 8 बजे तक वापस आ जाना। फातिमा ने शायद पार्वती की वजह से उर्दू में जवाब दिया था और तनवीर सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। दीदी, मैं 1 मिनट में आई। फातिमा कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोली, तनवीर ने साथ वाले कोर्ट में क्रिकेट का मैच खेलने जाना था। चूँकि अब्बू से बात करते हुए घबराते, इसलिए मुझसे पूछने आ गया। क्या अंकल इतने सख्त तबीयत है और उसने माँ को क्यों नहीं बताया? पार्वती के लहजे में हैरत थी। ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैट्रिक के इम्तिहान में फेल होने के बाद अब्बू ने उसके खेलने पे पाबंदी लगा दी थी ना, इसलिए। वरना तो अब्बू जैसा नरम तबीयत और ठंडे मिजाज का भी पूरे कोर्ट में नहीं है। बाकी अब्बू जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी कोई बात भी नहीं टालते, इसलिए ये अमूमन मेरे पास ही आता है। एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होंगी? बेधड़क होके पूछो दीदी, मेरे अंदाजे के मुताबिक आपकी उम्र 23-24 साल होगी। इस नाते आपको अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। यूँ भी सिंध में कम उम्र की शादी का रवाज है। मेरी मंगनी ताया के लड़के के साथ हो चुकी है। वो MBBS कर है। उसका कहना है जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। पार्वती मुस्कुरा कर बोली, ख्याल रखना, मेडिकल के शोबे में औरतों से मिलने जुलने के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं वो किसी और से दिल ना लगा बैठे। वो ऐसा नहीं है दीदी, फातिमा शर्मा की थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। रोज़ाना सुबह को उठते और रात को सोते वक्त मुझे फ़ोन ज़रूर करता है। तनवीर की मंगनी वगैरह की है कि नहीं? नहीं दीदी, शायद मैट्रिक के बाद हो जाए। और पार्वती सर हिलाकर रहेगी। आम घरेलू मामलात के मुतालिक बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखती थी उसमें शादी करने और घर बसाने का कोई तसव्वुर नहीं था। लड़की जब तक पुरशबाब रहती उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल होना पड़ता और जब उसकी जवानी ढल जाती तो उसे कबूल करने के लिए कोई तैयार ना होता। मुल्क और कौम की खातिर भारत की बेटियां ये काम कर गुजरती थी और पार्वती भी उनमें से एक थी, मगर इस्माइल शाह की मोहब्बत ने उसकी दिल की दुनिया बदल दी थी। इसी वजह से पाशा की मौत के बाद उसने वतन वापस ना जाने का फैसला किया था। उसे उम्मीद थी कि इस्माइल शाह उसे अपना लेगा। वो उसे अपनाने पर राजी ना होता तो भी वो उसके साथ बगैर शादी किए रहने पर तैयार थी। इस तरह कम अज़ कम मुख्तलिफ किस्म के नापसंदीदा अफराद से तो उसकी जान छूट जाती। इन बूढ़े हवसप्रस्त गिद्धों से वो तंग आ चुकी थी। दीदी, आपने भी अब तक शादी नहीं की? फातिमा का इस्तफसार उसे सोच की दुनिया से बाहर ले आया। मैं बेवा हूँ। शादी के चंद दिन बाद ही मेरा शोहर एक एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया था। ओह, फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छा फातिमा, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, आप आराम करें, रात को गपशप करेंगे। और पार्वती वहाँ से उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। फिलहाल उसे किसी किस्म का गम नहीं था। छुपने के लिए इतनी अच्छी जगह का मिलना उसके महमो गुमान में भी नहीं था। सबसे बढ़कर घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसके हुस्न शबाब पे पूरी नज़र डालता। वह डेरा बूढ़ा और बीमार था, जबकि उसका बेटा गो नौजवान था, मगर पार्वती से काफ़ी कम उम्र था। इस लिहाज से उसने मर्दों की गुर्बत से एतराज़ बरतने का जो अहद किया था, इस पैमान को कोई ख़तरा नहीं था। बिस्तर पर लेटने के चंद लम्हे बाद ही वो गहरी नींद सो गई थी। उसकी आंख फातिमा के जगाने पे खुली। दीदी, उठ भी जाएं, शाम होगी, अम्मी जान खाने पे आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो कसमसाते हुए उठ बैठी। ठीक है, आप जाएं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। फ्रेश? फातिमा के लहजे में हैरानी थी। मतलब मुँह धो के आती हूँ? अच्छा, समझ गई। पार्वती खाने के कमरे में पहुंची तो फातिमा और उसकी माँ मुंतज़िर पाया। अंकल कहाँ हैं? फातिमा बोली। वो अपने कमरे में ही खाना खाते हैं और तनवीर अभी तक वापस नहीं लौटा। फातिमा की माँ बड़ी मुशफ़िक़ औरत थी। खाने के दौरान वो पार्वती से उसके घर वालों की खैर खैरियत के मुतालिक पूछती रही। वडेरे ने चूँकि उसे अपने दोस्त की बेटी बताया था, इसलिए वो उल्टे सीधे जवाब देकर उसे मुतमईन करती रही। खाने के बाद कहवे का दौर चला। कहवा पीकर पार्वती फातिमा के साथ उसके कमरे में आती। फातिमा को पढ़ने का बड़ा शौक था। अपने भाई की पिछली क्लासों की सारी किताबें उसने संभाल के रखी हुई थी। उसकी ख्वाहिश पे पार्वती ने उसे 5वीं क्लास से आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान तनवीर भी वापस आ गया। वापसी की इत्तला देने जब वो बहन के पास आया तो पार्वती ने उससे कहा, खाना खाकर अपनी किताबें लेकर मेरे पास आ जाओ ताकि आज से ही पढ़ाई शुरू की जाए। और वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद वो अपनी किताबें लेकर वहाँ पहुँच गया। पार्वती को वक्त गुजारी का एक बेहतरीन शुगल हाथ आ गया था। पिछले चंद दिन तो तनवीर ने बहुत बेजारी के साथ पढ़ाई की, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ती गई। इस दौरान पार्वती को महसूस हुआ कि वो बड़े निमाक से उसकी बातें सुनते और मुसलसल उसके चेहरे को घूरता रहता है। पार्वती जल्दी उसके साथ से वाकिफ होगी। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। तनवीर अनजाने में जो राह इख्तियार कर ले जा रहा था वो उसके लिए बेहतर नहीं थी, लेकिन पार्वती को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे रोके। वो उसके मोहसिन का बेटा था और वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कोई उल्टा सीधा जज्बा पैदा हो जाए। चंद दिन सोचने के बाद एक दिन उसने फातिमा की मौजूदगी में उसे कहा, तनवीर,
तो मुझे मैडम मैडम ना कहा करो, मुझे भी फातिमा की तरह बाजी कहा करो। नहीं, आप मेरी बहन नहीं हो सकती, वो दो टोक लहजे में बोला। क्या मतलब? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हारी बहन के लाने की भी हकदार नहीं? नहीं मैडम, ये बात नहीं। दरअसल आपको पहले दिन से मैं मैडम कह रहा हूँ तो आप बाजी कहते हुए झिझक महसूस होती है। यूँ भी कहने से आप बहन थोड़ी हो जाएंगी। बहन कहकर पुकारोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जज्बात पैदा होंगे जो फातिमा के लिए होते हैं। आपकी ये दलील भी गलत है मैडम। मेरा दोस्त सावल अपनी चचा साहब बहन सकीना को हमेशा बाजी कहकर बुलाता था क्योंकि वो बचपन से उनके यहाँ पली पड़ी है। बाद में अपने वालिद की ख्वाहिश पर सावल ने सकीना से शादी कर ली। आजकल दोनों मियाँ बीवी हैं। उसकी दलील सुनकर पार्वती हक्का बक्का रह गई और खामोशी से उसे पढ़ाने लगी। उसकी ये तदबीर नाकाम गई थी। पार्वती के दिन वहाँ बहुत अच्छे गुजरने लगे। कभी कभी तो उसे वो घर छोड़ देने के ख्याल से वहशत होने लगती और वो अजीब किस्म के ख्वाब देखती, लेकिन ये सारे उसके गंदा ख्यालात थे। तनवीर की पढ़ाई भरपूर तरीके से जारी थी। पार्वती का ख्याल था कि वो इस दफ़ा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। वो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था, बाकी मज़ामीन में वो इंग्लिश की निस्बत बेहतर था। पार्वती के लिए सबसे मुश्किल मज़ामीन सिंधी और इस्लामियात थे, जिनमें तनवीर यूँ भी खासा बेहतर था। इस तरह पार्वती ये दोनों मज़ामीन पढ़ाने से बच गई थी। तनवीर पार्वती की हद से ज़्यादा इज्जत करता, लेकिन उसकी मौजूदगी में पार्वती काफ़ी बेचैनी महसूस करती और उसकी वजह उसकी आंखों में नजर आने वाली बेपाया चाहत थी जो पार्वती को देखते ही उसकी आंखों में उमड़ आती। यही वजह थी कि पार्वती पढ़ाई के अलावा उससे कोई फालतू बात ना करती। उसकी कोशिश होती कि उसे पढ़ाते वक्त फातिमा वहाँ मौजूद रहे, लेकिन तनवीर ने कभी अकेले में भी किसी नाजेबा हरकत का इर्तिकाब नहीं किया था। पार्वती खुद भी मर्दों की बहुत ज़्यादा मिजाज आशना थी। वो हवस ज़दा और मोहब्बत भरी नज़रों का फ़र्क समझती थी। तनवीर की आंखों में उसे कभी गलाजत या बेहूदगी नजर नहीं आई थी। वो अच्छा खासा खुश शक्ल और वजीह लड़का था, मगर पार्वती के उससे गुरेज की वजह यह थी कि वो खुद को किसी भी तरह उसके काबिल नहीं समझती थी। उसका माज़ी जितना घनावना और पुरगलाजत था, उससे वो या उसका भगवानी वाकिफ था। जहाँ तक गुनाह सवाब का ताल्लुक था वो उससे मबरा से ही, मगर औरत और मर्द के ताल्लुक और औरत की खुए वफादारी से आशना थी। हिंदू तहसीब में एक खावन से वफादारी औरत का धर्म, दीन और सब कुछ है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इस मामले में हिंदू मजहब अफराद का शिकार है और औरत के लिए कुछ ऐसी बंदिशें तजवीज़ करता है जो सरासर हकूक़ इंसानी के खिलाफ है। और हिंदू होने के नाते ये तहसीब उसके खून में रची बसी थी। एक मासूम लड़के को धोखा देना जो कि उसके मोहसिन का बेटा था, उसे किसी भी तरह गवारा नहीं था। इम्तिहान आए और गुजर गए, नताइज हस्बे तवक्को आए थे। तनवीर अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मैट्रिक में कामयाबी के बाद उसने फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया। हस्बे मामूल उसकी ट्यूशन जारी थी। पार्वती के घर छोड़ देने के दिन करीब आ गए थे। एक दिन उसने उस बात का जिक्र फातिमा से किया, जबकि तनवीर साथ ही बैठा पड़ा था। ये जानकारी उसे रास नहीं आई। वो बीमार पड़ गया और 2 दिन मुसलसल पढ़ने के लिए ना आ सका, मगर पार्वती जानबूझकर उसकी इयादत के लिए जाने से गुरेज करती रही। वो चाहती थी कि तनवीर के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए या कम अज़ कम वो मोहब्बत ही ख़त्म हो जाए जिसे पार्वती के जहाँ दीदा नज़रों ने भांप लिया था। तीसरे दिन जब फातिमा की ज़ुबानी से पता चला कि तनवीर की हालत काफ़ी तशवीशनाक है और वो अपनी मैडम को बहुत ज़्यादा याद करे, तो बातन न ख्वास्ता उसके कदम तनवीर के कमरे की तरफ बढ़ गए। फातिमा भाई के सरहाने बैठी थी, उसे देखते ही खड़ी होगी। आए दीदी, तबीयत कैसी है तनवीर की? बुखार नहीं उतरा दीदी। फातिमा के लहजे में छुपी तशवीश उसे लड़जा की कुर्सी लेकर उसके करीब बैठते हुए पार्वती ने उसके माथे पे हाथ रखा। बुखार की शिद्दत से माथा चल रहा था। मैडम, आप मुझसे खफा हैं? तनवीर के होंठों से हल्की सी आवाज़ बरामद हुई। दीदी आप बैठे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इससे पहले कि वो तनवीर को जवाब देती, फातिमा जल्दी से बोली। जवाबन इसबाब में सर हिलाते हुए तनवीर से मुखातिब हुई। मैं आपसे खफा हो सकती हूँ भला? तो फिर आप मेरी बीमार कुर्सी के लिए क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता कि आपको इतना बुखार है। आप जैसे ही पता चला आ गई हूँ, क्योंकि बहनें होती भाइयों की खिदमत के लिए हैं। मैं आपका भाई नहीं हूँ। वो सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखते हुए अजीब से जज्बे से बोला। तो फिर क्या हो? वो हंसने लगी। पता नहीं, वो अपने दिल की बात जुबान पे नहीं ला सका। अचानक पार्वती ने फैसला किया उसे तनवीर के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए खुलकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अनजाने में वो इतनी दूर निकल जाता जहाँ से शायद वापसी नामुमकिन होती, और वो उम्र की जिस तेज पिता उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। तनवीर, मैं बच्ची नहीं हूँ, तेरे एहसास से वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुमने जवानी के जोश में अपनी और मेरी उम्र के फ़र्क को फरामोश कर दिया है। ये कोई फ़र्क नहीं है। अम्मी जान अबू से 10 साल बड़ी हैं। मेरी और आपकी उम्र का फ़र्क इससे कम नहीं होगा। उसके पास जैसे पहले से जवाब तैयार था। बेवकूफ़, मैं बेवा हूँ। तो क्या हुआ? क्या बेवा होना गुनाह है? आप जैसी भी हैं मुझे कबूल हैं।
یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، والدین سے بھی پتہ کیا؟ انہوں نے جانے کیا کیا خواب تیرے لیے دیکھے ہوں گے۔ انہیں پتہ ہے، بلکہ ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ ان کی بہو بنیں۔ میں نے خود بابا سائیں کو امی جان کے سامنے آپ کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے سنا ہے۔ تنویر، تجھے اور انہیں میرے ماضی کا پتہ نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی اس قسم کی خواہش کا اظہار نہ کرتے۔ گستاخی معاف کرنا، میں فرض کرتا ہوں کہ آپ بالغ ہونے کے بعد کسی کوٹھے پہ بیٹھ کے پیشہ کرتی رہی ہیں اور ابھی وہاں سے بھاگ کے ہمارے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہو تو بھی میرے دل میں آپ کی چاہت کم نہیں ہو سکتی۔ پاروتی نے یہ موضوع چھیڑتے وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تنویر اسے اس شدت سے چاہتے، اس نے اس کی ہر دلیل کو رد کر دیا تھا۔ آخر کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے اس نے سر چو کر کہا، تنویر، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، میں نے جلدی یہاں سے چلے جانا ہے۔ آپ کے بغیر میرا جینا بھی ممکن نہیں۔ یہ ڈائلاگ فلموں میں اچھا لگتا ہے، تنویر آہستہ سے گنگنایا۔ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ شٹ اپ! معافی چاہتا ہوں میڈم۔ وہ گھبرا گیا۔ میں جا رہی ہوں، اور خبردار آئندہ یہ موضوع چھیڑا تو میرے 2-3 ہفتے رہ گئے، اتنی دیر مجھے برداشت کر لو، پھر جو مرضی آئے کرنا۔ ویسے بھی تمہیں ایک سے ایک خوبصورت اور اپنی ہم عمر لڑکی مل جائے گی۔ میڈم، صرف ایک بات، کل کی آخری بات بولو۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ آپ کے پاس آج کی رات ہے، صبح 8 بجے تک مجھے آپ کا حتمی فیصلہ درکار ہے۔ ابھی کچھ نہ کہنا، پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک بار پھر بتا رہا ہوں، میں نے آپ کے بغیر نہیں جینا اور نہیں جینا۔ بس اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ بے وقوف، میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ تو مسلمان ہونا کون سا مشکل ہے؟ وہ ٹکتے ہوئے بولا، جب کوئی اسلام قبول نہ کرنا چاہے تو مشکل ہے، تو آپ اپنا مذہب نہ بدلیں۔ مجھے آپ کے مذہب سے کیا لینا؟ کیا تم میرا مذہب قبول کر سکتے ہو؟ تنویر، جو اس کی جانب چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، آنکھیں بند کرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ واپس مڑتے ہوئے پاروتی کو اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نکلتی نمی نظر آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف چل دی۔ وہ رات اس کی زندگی کی عجیب رات تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تنویر کی باتیں اور الفاظ مختلف روپ دھار کر اس کے چاروں جانب ناچ رہے تھے۔ کیا وہ کسی کے لیے اتنی اہم بھی ہو سکتی ہے؟ یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چاہنے والوں کی اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن اسے وہ چاہت نہیں، ہوس کا نام دیتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کی جدائی میں مرنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنے مرد آئے تھے، سب کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پسندیدہ کھلونے جتنی رہی تھی۔ اسماعیل شاہ سے اس کے عہد و پیما ہوئے تھے اور وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، مگر آج اسماعیل شاہ جانے کون سا روپ دھار چکا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹریننگ سینٹر میں اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی ہوگی، اور اب عورت کی حیثیت اس کے نزدیک ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ اب تک تو شاید اس کے دل سے بھی اتر چکی ہوں، اس نے سوچا۔ تجدید و وفا کے طور پر اس نے زیادہ سے زیادہ چند راتوں کی بھیک میری جھولی میں ڈالنی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اسے اپنانے پہ راضی ہو جاتا، مگر یہ یقینی نہیں تھا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تب بھی اس کی زندگی تو خطرات سے بھری ہوئی ہونی تھی۔ پہلے وہ اپنے والدین کا انتقام لیتا اور پھر اسے اپنے محسنوں کے لیے کام کرنا پڑتا، گویا ہر لمحہ موت کا خوف اور ہر لحظہ پکڑے جانے کا ڈر۔ یہ ایسی باتیں تھیں جن پہ وہ اس پہلے غور نہیں کر سکی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور خیال اس کی سوچ میں در آیا کہ اسماعیل شاہ کے قریب جانے کا مطلب تھا انڈین ایجنٹوں کے قریب جانا، اور انہوں نے لازماً پاروتی کو پہچان لینا تھا۔ اس کے ساتھ جب اس سے اتنا عرصہ غائب رہنے کا سبب پوچھا جاتا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، بالفرض وہ کوئی کامیاب بہانہ کر لیتی، تب بھی اسے پرانے کام پہ لوٹنا پڑتا جو اس کے لیے موت کے مترادف تھا، جبکہ تنویر کو اپنا لینے کا مطلب ایک اچھا مستقبل، بے خوف حال اور آرام و آسائش بھری زندگی تھی۔ لیکن میرا راز فاش ہو گیا تو؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اس وقت شاید اس زندگی سے دستبرداری ممکن نہ ہو سکے، اور پھر دھرم کا مسئلہ بھی تو تھا، مگر چند لمحے سوچنے کے بعد موخر ذکر مسئلہ اسے اتنا بڑا ایشو نہ لگا۔ وہ صرف نام کی ہندو تھی، بھارت ماتا کے لیے اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اسے کوئی صلہ نہیں ملا تھا، تو وہ کیوں اپنی بقیہ زندگی اس نام نہاد خدمت گزاری میں بسر کرتی؟ اتنا عرصہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اسے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ہر قسم کا گناہ کر سکتے ہیں، لیکن دھرم تبدیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے برعکس ہندوؤں میں اسی کی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ خود اس نے بھی اسماعیل شاہ کے لیے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ اس کے مذہب پہ اعتراض کرتا تو وہ اپنا دھرم چھوڑ دیتی، مگر اسماعیل سے پہلے ہی یہ مرحلہ آ گیا۔ ہے بھگوان، کیا کروں؟ اے مسلمانوں کے اللہ، کیا کروں؟ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک ایک خیال آنے پہ وہ اچھل پڑی۔ وہ تنویر سے جس حالت میں رخصت ہو کے آئی تھی، اس کے بعد تنویر کے لیے اس کے جواب کا انتظار کرنا فضول تھا، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لمحے اس کے دل میں اس معصوم نوجوان کی محبت ابھری اور وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی جانب چل دی۔
اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے تشویش زدہ انداز میں دروازہ دھکیلا۔ تنویر، تنویر! اس کی آواز میں شامل گھبراہٹ خود اس کے لیے بھی حیرانی کا باعث تھی۔ وہ ملازموں کو بلانے کے لیے پر تولنے لگی تھی کہ کمرے کے اندرونی جانب قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھول کر فاطمہ نے باہر جھانکا۔ دیدی آپ خیریت تو ہے؟ میں نے سوچا آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی، دیدی میں ابھی آئی ہوں، اس پہلے امی جان یہاں موجود تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ آرام کرو، میں تنویر کی دیکھ بھال کروں گی، جیسے آپ کی مرضی۔ خلاف توقع فاطمہ راضی ہوگی۔ اور ہاں دیدی ایک بات، اسے جاتے ہوئے کوئی خیال آیا تو اس نے دروازہ بند کرتی پاروتی کو پکارا۔ جی دیدی، وہ آپ کے بغیر نہیں جی سکے گا۔ دروازہ بند کر کے وہ تنویر کی چارپائی کے قریب پہنچی۔ فاطمہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر چلی گئی۔ میڈم آپ اس ٹائم؟ ہاں میں، کیا میرا آنا منع ہے؟ نہیں، حیران کن ہے، خواب دیکھ رہا تھا کہ آپ آئی ہیں، حقیقت کیسے ہوگی؟ خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، پگلا۔ وہ اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے اس کا سر دبانے لگی۔ میڈم آپ اس خوف سے آئی ہیں نا کہ کہیں میں خودکشی نہ کر لوں؟ اگر میں کہوں کہ ہاں تو پھر؟ نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے بغیر میں نے یوں بھی زیادہ سے زیادہ چند دن ہی زندہ رہنا ہے۔ آپ میرا بخار دیکھ رہی ہیں نا، یہ اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والا نہیں، کیونکہ بخار دوائی سے ٹھیک ہوگا، جبکہ میں نے ابھی تک کوئی دوا نہیں لی۔ گولی میرے منہ میں تو دی جا سکتی ہے، نگلنا تو میرا کام ہے۔ تنویر! پاروتی نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پاربتی سے پکارا۔ تم نہیں جانتے، تم میری مجبوریوں سے ناواقف ہو، تم بھی تو میری حالت سے انجان ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ڈرتی ہوں۔ کس چیز سے؟ اپنے ماضی سے، اپنی قسمت سے۔ مجھے تمہارے ماضی سے کچھ نہیں لینا، شاید کسی غیر کا حوالہ تم سے برداشت نہ ہو سکے، اس بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ اب تو بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے جس موڑ پر کچھ شکایت محسوس ہو مجھے چھوڑ دینا۔ میں اپنی ساری زمین جائیداد تمہارے نام لکھنے کو تیار ہوں۔ میں اس سے کوئی بات نہ بن پائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تنویر! کہتے ہوئے پاروتی نے اپنا سر اس کی چوڑی چھاتی پر رکھ دیا۔ تنویر کے بازو خود بخود اس کے جسم کی گرد لپٹ کے نامعلوم وہ کتنی دیر اسی حالت میں رہے۔ پاروتی کو ایسا سکون کبھی کسی کی آغوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری زندگی اسی طرح بیت جائے، کوئی اندیشہ، کوئی خوف، کوئی غم ان کے قریب نہ آئے۔ اپنے خیالات کی ترجمانی سے تنویر کی سرگوشی میں سنائی دی۔ میڈم کاش یہ وقت یہیں ٹھہر جائیں۔ میڈم نہیں، شہزادی کو۔ وہ تو تم ہو، اس میں کیا شک ہے؟ وہ کافی دیر اسی حالت میں پیار بھری گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں صبح کی اذانیں گونجی۔ کتنی جلدی صبح ہو گئی ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ دی موزن نے شب وصل اذاں پچھلے پہر، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ وہ مستبصر ہوئی۔ اچھا مجھے مسلمان کب کرو گی؟ سچ میڈم؟ وہ مسرت سے اکلایا۔ ہاں سچ، مگر یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے کسی غیر مسلم کے اسلام لانے کا طریقہ پوچھنے جاؤں گا۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ یہ بیماری تو اب چند لمحوں کی مہمان ہے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ بھاجی ہوں گی، تنویر بولا اور پاروتی دروازے کی کنڈی کھولنے چل دی۔ دیدی اب آپ آرام کے لیے جا سکتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چلی جائیں گی باجی، فی الحال تو ہمیں اچھا سا ناشتہ کرا دو۔ ارے تیری طبیعت تو کافی بہتر نظر آ رہی ہے، فاطمہ اپنے بھائی کے چہرے پہ چھائی رونق دیکھ کے مسرت بھری حیرانی سے بولی۔ ماتھا چھونے پہ اسے بخار کی شدت میں بھی کمی نظر آئی۔ یہ کیا بھائی، کون سی دوا کھلا دی ہے تجھے تیری میڈم نے؟ تیرا بھائی بہت خوش قسمت ہے باجی۔ سچ دیدی؟ دیدی میں آپ کو بھابھی کہہ سکتی ہوں؟ تنویر سے پوچھ لو۔ وہ آہستہ سے بولی۔ اس کا مطلب ہے کہہ سکتی ہوں میری اچھی بھابھی، میری پیاری بھابھی۔ فاطمہ جیسے مسرت سے بے قابو ہو گئی تھی۔ باجی ناشتہ تو لے آؤ نا، بھوک لگی ہے۔ ابھی لائی، بھابھی آپ بھی یہی ناشتہ کر لینا۔ فاطمہ کے باہر جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ اپنے تنویر کے نزدیک آ کے بیٹھ گئی، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھنے کی بجائے اس نے کرسی کو ترجیح دی۔ تنویر؟ جی میڈم۔ پھر میڈم؟ ہاں، شادی کے بعد بھی آپ میرے لیے میڈم ہی رہیں گی، اکیلے میں تو شہزادی کہہ لیا کرو۔ ٹھیک ہے میری شہزادی۔ اور وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ اچھا تنویر ایک وعدہ کرو، تمہیں چھوڑنے کے علاوہ مجھے تمہاری ہر بات قبول ہے، سن تو لو۔ کوئی خاص ضرورت تو نہیں، آپ بتانا چاہتی ہیں تو فرمائیں۔ ٹھیک ہونے کے بعد میرے ساتھ کراچی چلنا، میں چاہتی ہوں کہ نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے میں ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہو جاؤں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے حل ہونے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہاری بن جاؤں گی۔ اور وعدہ کرو کوئی بھی ایسی صورتحال بن گئی جس میں مجھے تجھ سے جدا کیا گیا تو تم خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرو گے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جدائی کے علاوہ سب کچھ قبول ہے اور آپ گھما پھرا کے جدائی پہ بات لے آتی ہے تو کیا کروں میری جان؟ اس کی آواز گلوگیر ہونے لگی۔ تجھے کیا پتا میں کن آزمائشوں سے دو چار ہوں؟
अपने सारे गम मुझे क्यों नहीं सौंप देती, वो जज्बाती लहजे में बोला। उसी वक्त फातिमा नाश्ते के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुई और वो दोनों खामोश हो गए। उसके बाद उनके इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। 2-3 दिन के अंदर तनवीर भला चंगा हो गया। इस दौरान पार्वती ने इस्लाम कबूल कर लिया था और तनवीर उसे नमाज सिखाने में मशगूल हो गया। ये काम वो बाकी घर वालों से छुप कर करते थे। पार्वती को टूटी फूटी इबादत करने में जो लज्जत और सुकून महसूस होता है, ऐसा इत्मीनान उसे जिंदगी भर नहीं मिला था। कभी कभी वो सोचती काश वो मुसलमान घराने में पैदा हुई होती तो उसकी इतनी उम्र आएगा ना जाती। तनवीर अपने उस्ताद के मशवरे से उसके लिए इस्लाम के मुतालिक उर्दू और इंग्लिश का काफ़ी लिटरेचर ले आया था। पार्वती ने ट्रेनिंग के दौरान भी इस्लाम का काफ़ी मुताला किया था, मगर वो नफरत व हकारत की ऐनक पहन कर किया। अब खुले जहन से इस्लाम के बारे में पढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी गुमराही का शिकार थी। तनवीर के मुकम्मल से एहतियाब होते ही उसने खुफिया एजेंसी के उस ऑफिसर से मिलने का इरादा कर लिया जिसने उससे पूछगिछ की थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे माफ़ करने पे राज़ी हो जाएगा। उससे मिले बगैर भी वो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती थी, मगर इस तरह वो सारी उम्र एक अनजाने खौफ का शिकार रहती। इस्माइल शाह की ट्रेनिंग ख़त्म होने में 2 हफ्ते का वक्त रह गया था। पहले उसने ये वक्त वडेरे का घर छोड़ने के लिए मुंतखब किया था ताकि इस्माइल शाह को खुश आमदीद कहने कराची जा सके, लेकिन अब वो उनकी मुखबरी के लिए जा रही। उसका इरादा था कि उस ऑफिसर को इस्माइल शाह की बेगुनाही के बारे में भी ब्रीफ कर देगी ताकि वो उसे कम से कम सज़ा मिल सके। तनवीर कल कराची चलेंगे। वो उस वक्त अपनी समझ के मुताबिक पार्वती को नमाज के बुनियादी मसाइल बता रहा था कि पार्वती ने धमाका किया। जाना ज़रूरी है क्या? हाँ, तुझे कहा था ना, एक छोटा सा मसला है जो हल तलब है, उसे हल करने का वक्त आ गया। अब तख्त होगा या तख्ता, या तो शहजादी हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी या आगे कुछ ना कहना। मेरे कहने ना कहने पे हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे अपने दुख में शामिल नहीं करोगी। कराची से वापसी पे तुझे सारी सूरत हाल से आगाह करूंगी। जवाबन वो खामोश रहा। पार्वती को उसके चेहरे पे गहरी परेशानी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने तफसीर पूछने पे इसरार नहीं किया था। या अल्लाह, बहुत सी खुशियाँ मेरे तनवीर का मुकद्दर कर दी। उस दिल की गहराइयों से दुआ निकली। अगले दिन वो दोनों सुबह सवेरे अपनी गाड़ी में कोर्ट से निकले। शाम तक वो कराची पहुंच गए थे। रात एक होटल में गुजार कर दूसरी सुबह पार्वती ने तनवीर को साथ लेकर उस इमारत का रुख किया जहां से वो भागी थी। उस मकसद के लिए उसे काफ़ी देर गलियों में फिरना पड़ा, मगर आखिर वो इमारत ढूंढ ली। उस इमारत के सामने गाड़ी रुकवाकर वो नीचे उतरी। उस वक्त भी वो नकाब में थी। अभी वो गेट से चंद कदम दूर ही थी कि चौकीदार अंदर से बरामद हुआ। जी बीबी जी, किससे मिलना है? भाई, मैं इरफान की बहन हूँ। पाशा के मोबाइल से आने वाली आवाज़ों में उसने इरफान का नाम सुना था और वही नाम चौकीदार के सामने दोहराते हुए बोली, और उसके ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन भाई साहब इस बात का इरफान को नहीं होना चाहिए। बहन जी इरफान? चौकीदार के लहजे में पाई जाने वाली झिझक इस चीज़ की मजहर थी कि उसका तीर निशानी पे लगा था। हाँ भाई, इरफान। मगर इस टाइम तो उसका अफसर यहाँ मौजूद नहीं है। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे दें, मैं वहीं चली जाती हूँ। मगर आपको जगह का एड्रेस कहाँ से मिला? एक दफ़ा इरफान को इधर ड्रॉप किया था, इस वजह से याद है। तो अब इरफान से ही इसके ऑफिसर के घर का एड्रेस मांग लेती। वो आखिर सीआई का आदमी था, इतनी आसानी से उसके शकूक रफा नहीं हो सकते थे, मगर उसके मदे मुकाबिल भी पार्वती थी। जल्दी से बोली, भैया बताया तो है, इरफान की लाइल्मी में आई हूँ, मगर अगर उसे पता चल गया तो वो तूफान खड़ा कर देगा। अच्छा ठहरो, मैं साहब से फ़ोन पे पूछ लूँ। वो उसे नहीं खड़ा रहने का इशारा करके अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद बाहर आकर उसने मोबाइल फ़ोन उसके जानिब बढ़ाते हुए कहा, लो साहब फ़ोन पे मौजूद है, बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं इरफान की बहन बात कर रही हूँ। जी बहन। उसे उसी खूबरू नौजवान की आवाज़ सुनाई थी जिसने उससे पूछ-गिछ की थी। इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो आवाज़ उसकी समातों से महू नहीं हुई थी। भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, फ़ोन चौकीदार को दो, ये ले आपसे बात करना चाहते हैं। पार्वती ने फ़ोन चौकीदार की तरफ बढ़ाया। उसने फ़ोन लेकर बात सुनी और पार्वती से बोला, और बहन साहब यहीं पे आ रहे हैं, आप उनके दफ्तर में बैठकर इंतज़ार करें, मेरे शोहर भी साथ हैं। पार्वती ने गाड़ी में बैठे तनवीर की जानिब इशारा किया, उसे कहो गाड़ी अंदर ले आए। चंद लम्हों बाद वो इमारत के अंदर थे। पार्वती का दिल आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। ना मालूम उसका फैसला दुरुस्त था या गलत। उसे गैर आदमी पे इतना एतबार नहीं करना चाहिए था, मगर अच्छे मुस्तकबिल और बेखौफ जिंदगी के लालच में वो ये जुआ खेलने पे आमादा हो गई थी। आप लोग अपने मोबाइल और दूसरा सामान गाड़ी में छोड़ दें, चौकीदार ने मोदबाना लहजे में कहा, मगर पार्वती जानती थी कि उस मोदबाना लहजे के पीछे कौन से तूफान पोशीदा है। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना पर्स और सेल फोन गाड़ी में रख दिया। तनवीर ने भी उसकी देखा देखी जेब से तमाम चीज़ें गाड़ी में मुंतकिल कर दी। चौकीदारों ने वॉक थ्रू गेट से गुजार कर एक सादा से दफ्तर में ले आया। ऐसे गेट तनवीर ने एक मरतबा एयरपोर्ट पे देखे थे,
जब जहाज पे सवार होने से पहले उसे उनमें से गुजरना पड़ा था, वो जानता था कि इस गेट से गुजरते वक्त किसी भी किस्म की धात की चीज जेब में होने पे एक तेज घंटी बजती है, मगर इस बात की उसे समझ नहीं आ सकी कि इस इमारत में ये तमाम क्या मायने रखते थे। उसने दिल में इरादा कर लिया कि ये बात बाद में शहजादी से जरूर पूछेगा। इतने अरसे बाद भी उसे पार्वती की आवाज़ पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये आवाज़ सुनकर वो हैरत से उछल पड़ा। उसने फ़ोन इरफान की बहन समझकर अटेंड किया था, मगर उसकी आवाज़ पहचानते उसने चौकीदार को हुक्म दिया कि उसे मुकम्मल चेक करके उसके ऑफिस में बिठा दे और उसकी कड़ी निगरानी रखे। यूँ भी उसके ऑफिस में खुफिया कैमरा नस्ब था। चौकीदार बड़ी आसानी से उसकी निगरानी कर सकता था। आधे घंटे बाद ही वो गेस्ट हाउस पहुँच गया। इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ था कि पार्वती की आमद कोई गहरी साजिश पोशीदा थी, मगर उस साजिश का अंदाज़ा वो नहीं कर सका था। बहरहाल जो बात भी थी जल्द ये सामने आने वाली थी। यूं भी उसने कभी मौत से खौफ नहीं खाया था। चौकीदार ने उसे देखते ही ओके का सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर आतिफ अपने ऑफिस के जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम। उसे देखते ही दोनों खड़े हो गए। पार्वती नकाब ओढ़े हुए थी। क्या इसका ये गुमान है कि मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगा? आतिफ के ज़हन में सोच उभरी। तनवीर तुम बाहर जाके बैठो। आतिफ के अंदर आते ही पार्वती तनवीर से बोली और वो सर हिलाता हुआ बाहर चल गया। प्लीज़ बैठो। शुक्रिया कहकर वो बैठ गई। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैंने तुझे फ़ोन पे ही पहचान लिया था मिस पार्वती, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम मुझे कोई चक्कर देने का मंसूबा सोच के आई हो, इसलिए तेरी बातचीत का मुंतज़िर था। आपका नाम पूछने की जुसारत कर सकती हूँ? आतिफ। क्या मैं आपको आतिफ भाई कह सकती हूँ? उसे सोच में डूबा देकर वो जल्दी से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। इस निस्बत से आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया आतिफ भाई। मेरी आमद लाजमन आपके लिए छंबे का बाइस होगी, लेकिन इस आमद का मकसद आप पे तभी वाज़ेह होगा जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे। सुनाएं। वो इत्मीनान से बोला। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने अपनी रुदात वहाँ से शुरू की जब उसने आखिरी मरतबा पाशा से बातचीत की और इस्लाम कबूल करने के बाद कराची वापसी तक सब कुछ मनोऑन आतिफ के सामने दोहराया। आतिफ ने पूछा, साल होने वाला है कि तुम लापता हो। तुझे ढूंढने की सरगर्मियाँ कब की मानित पड़ चुकी हैं, फिर तूने यहाँ आकर मुसीबत मोल लेने की कोशिश क्यों की है? मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था और मैं नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले माजी के सारे गुनाहों का कानूनी कफ़ारा चाहती थी, वरना यह भी मुमकिन था कि कभी मेरा भांडा फूट जाता और मैं कहीं की ना रहती। अच्छा ये बताओ कि तुमने इंडिया वापस जाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तनवीर से मोहब्बत और इस्लाम लाना ये तो अभी 2-2.5 हफ्तों में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। इंडिया जाने का मतलब है उसी पुराने धंधे की तरफ दोबारा लौटना, जबकि मैं इस काम से तौबा कर चुकी थी कि जिसमें औरत की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मुसर्रफ है कि वो मर्द का दिल लुभाती रहे। दूसरे मेरा एक महबूब था और उसने साल के बाद अपनी ट्रेनिंग से फारिग होना था। मैं उसके इंतज़ार में वडेरे के घर में छुपी हुई थी। गुड। आतिफ के लहजे में तंज की आमेज़श थी। तो अब उसे छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती? पार्वती उसके तंज को खाते में न लाते हुए बोली, आतिफ भाई आप मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। अपने जिस महबूब का मैं जिक्र करी, पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ उसी पे भरोसा था कि वो मुझे अपना लेगा, या कम से कम मुझे सिर्फ उसी के मुतालबात पूरे करने होंगे, इसलिए मैंने उसे अपना महबूब कहा। उसके अलावा वो मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब आप ये कहेंगे कि मैं खूबसूरत हूँ और मुझे चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। ये बात बज़ाहिर सही लगती है, मगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कोई भी मर्द जो मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाए कभी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। और किसी का धोखा देने में ये ख़तरा है कि जब भी मेरा माजी उसके सामने आएगा, मैं न सिर्फ उसकी नज़रों से गिर जाऊँगी बल्कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालिया महबूब पे भी तो ये कुलिया लागू होता है। उसने जाने मुझसे क्या देखा है कि मुझे अपनाने पे तैयार हो गया। हालांकि मैंने उसे वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं बेवा हूँ और मेरा माजी भी कुछ बेहतर नहीं गुजरा, मगर ये ना माना। और जब नौबत खुदकुशी तक पहुँची तो मजबूरन मुझे शादी की हामी भरनी पड़ी, लेकिन इससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि अपने माजी के इस पाप को भी बंद कर दूँ। अभी तक मैंने इसे अपने जासूस होने के मुतालिक नहीं बताया। अब अगर आपने मेरी बात पर यकीन करते हुए मेरी जान बख्शी कर दी तो एक मरतबा फिर उसे सारी तफसील से आगाह करूँगी। इसके बावजूद ये शादी के लिए बाज़िद रहा तो मेरी खुशकिस्मती, वरना मेरे अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अल्लाह की ज़मीन तो पहले भी बहुत वसी थी, हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने अपने अल्लाह को पहचाना नहीं था। पार्वती मुझे तेरी बात पे यकीन आ गया और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। सच आतिफ भाई? खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल सच।
और याद रखो, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे नकाब से मुतासिर हुआ कि तुमने अभी तक मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अगर तुम मुझे धोखा देने आई होती तो लाजमन मुझे लुभाने की कोशिश करती। बाकी अपना राज हर किसी के सामने जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने तेरे केस को हाई लेवल पे उजागर करने की कोशिश की तो शायद तेरी जान इतनी आसानी से ना छूटे। तेरा मामला मुझ तक महदूद है, बस अपने सीनियर के कानों से मैं वर्बली तौर पर बात गुजार दूंगा, इसके अलावा मैं इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता। आतिफ भाई, आपने मेरे ज़हन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। अल्लाह आपको इज्जत दे और आपकी मुसीबतों को टाले और दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। माशाल्लाह पार्वती बहन बड़ी मौलवी बन गई हो। अब मेरा नाम शहजादी है भैया, अच्छा नाम है, तुम्हारे साथ भला लगता है। शुक्रिया भैया। बाकी ये दरख्वास्त भी करूँगी कि मेरी चंद वीडियोस और तस्वीर वगैरह आपके हाथ लगी थी, अगर उन्हें तलब कर लेते तो बड़ा एहसान होता। यूँ भी अब वो आपके किसी काम की नहीं होगी। ठीक आधे घंटे बाद वो फिल्में और तस्वीर ज़ाया कर दी जाएगी। अल्लाह आपको इज्जत है भैया। शहजादी की दिल की गहराइयों से दुआ निकली जैसे आतिफ महसूस किए बगैर नहीं रह सका। आखिर में बतौर मुसलमान ये ज़रूरी समझती हूँ कि एक अहम इत्तला आप तक पहुँचा दूँ। ये कहकर उसने इस्माइल शाह की सारी कहानी आतिफ को सुना दी। आतिफ खामोशी से सारी तफसील सुनता रहा। वो बात समेटते हुए बोली, भैया मेरी इस्तेदाद यही है कि उन्हें जब गिरफ्तार कर लेना तो इस्माइल शाह के बारे में संजीदगी से गौर करना। वो बहुत मसनून है और ये भी बताती जाऊँ कि यही वो मेरा महबूब है जिसका मुझे इंतज़ार था। आपको तारीफ कन्फर्म है ना कि अगले हफ्ते ही उनकी ट्रेनिंग का इख्तिताम होने वाला है? 100% कन्फर्म है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये सारे इकट्ठे स्मगलरों के रूप में पाकिस्तान भेजे जाएंगे। इतराफ़ की सरहदी मुहावजों से पहले से डील हो जाती है और जो सरहद इस्तेमाल की जाती है उस बारे में पहले वजाहत कर चुकी हूँ। आतिफ ने उससे चंद मज़ीद सवाल पूछे जिनके उसने तसल्ली बख्श जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया शहजादी बहन। अब मेरा ख्याल है गुफ्तगू को समेटते हुए चाय पी जाए। हाँ भैया, चाय तो मैं आपसे ज़रूर पीऊँगी। आतिफ ने बेल बजाई तो वही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ। जी सर, चाय ले आओ और साथ कुछ खाने को भी लेते आना। चौकीदार एक मरतबा फिर जी सर कहते हुए बाहर निकल गया। चाय आने तक वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। जैसे ही चौकीदार चाय के लवाजमात के साथ अंदर दाखिल हुआ, शहजादी को तनवीर का ख्याल आया। अपनी आज़ादी की खुशी में वो उसे भूली हुई थी। वो चौकीदार से बोली, भाई वेटिंग रूम में मेरा शौहर बैठा है, उसे भी अंदर भेज देना। चौकीदार सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया और चंद लम्हों बाद अंदर आकर बोला, वो कह रहा है कि मैंने चाय नहीं पीनी और वो गाड़ी में आपका मुंतजिर है। ये कहकर चौकीदार तो बाहर निकल गया, मगर शहजादी के दिमाग को सोचो कि अमज का बना गया। अभी से तनवीर, अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई और तूने अपना आप जाहिर कर दिया है। तुम तो जाने क्या क्या दावे करते रहे हो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि तुम पहले ही खुलकर सामने आ गए। शादी के बाद शायद मैं फंस जाती। उसे तनवीर का इनकार बहुत ज़्यादा खुल रहा था। खैर तो है शहजादी बहन? हाँ कुछ नहीं आती भैया, इस मामले में मर्द का दिल बहुत हासिल होता है बहन। आतिफ ने उसकी सोचें पढ़ ली थी। मैं आप इजाज़त चाहूँगी भैया। वो खड़ी होगी। तनवीर के रवैये से उसे तकलीफ पहुँची थी। आतिफ एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसकी सिम बढ़ाया। बहन मेरे लायक कोई खिदमत हो तो इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना, तुम्हारे काम आके मुझे खुशी होगी। यूँ भी मुस्लिम बरादरी का हक बनता है कि अपने नौ मुस्लिम भाई बहनों का ख़ास ख्याल करें। मेहरबानी भैया कहकर उसने आतिफ के हाथ से कागज़ का पुर्जा लिया और उसे सलाम कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल आई। आतिफ जैसे खूबरू जवान को देखती तनवीर को शहजादी के मसले की बाबत अंदाज़ा हो गया था। शायद ये तजदीद वफा के लिए आई है, मगर अगर इसके महबूब ने इसे कबूल कर लिया तो ये हमेशा के लिए मेरा घर छोड़ देगी। या अल्लाह इनकी सुलह ना हो पाए। उसने दिल करीबतगी से दुआ मांगी। जितनी देर पार्वती अंदर रही उसका दिल होलता रहा और फिर उसने बेल बजने की आवाज़ सुनी। चौकीदार दफ्तर में जाकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद जब उसने उसे चाय के लवाजमात के साथ दोबारा अंदर जाते देखा तो उससे यकीन हो गया कि शहजादी की अपने महबूब से सुलह हो गई है। उसी वक्त उसे चौकीदार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। सर आपको अंदर चाय के लिए बुला रहे हैं। उसने सोचा अब शायद मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो वहीं रो पड़ूंगा। बेहतर यही कि मैं अंदर ना जाऊं। वो चौकीदार से बोला, मैंने चाय नहीं पीनी, बता दो कि मैं गाड़ी में मुंतजिर हूँ। वो कार में आकर बैठ गया। उसे अपने मुकद्दर पे रोना आ रहा था। हाँ ये उसकी मजबूरियाँ थी। जल्दी उसे शहजादी दफ्तर से बाहर निकलती दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और सल्फ लगा कर गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ में लाखों अंदेशे पनाह थे कि जाने को क्या कहती। शायद यहीं से रुखसत ले ले, शायद एक दफ़ा अम्मी अब्बू से मिलने के लिए चली जाए। यूँ भी उसके चेहरे के तासुरात नकाब की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन महसूस यही हो रहा था कि उसके अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके हैं।
जहाँ रात गुजारी उसी होटल में चलो। उसके लहजे में पनाह संजीदगी तनवीर को वाज़े महसूस हुई और उसका दिल बोलने लगा। गाड़ी इमारत से बाहर लाकर उसने होटल की जानिब मोड़ दी। रास्ते में वो दोनों खामोश बैठे रहे। तनवीर के चेहरे पे छाई संजीदगी और फिक्रमंदी शहजादी के अंदाजों की तस्दीक कर रही थी कि वो उसके किरदार पर शक कर रहा है। उसने कभी भी पाक दामनी का दावा नहीं किया था, मगर ये बात वो कसम खाकर कह सकती थी कि तौबा करने के बाद उसने कभी इस काम के मुतालिक सोचा भी नहीं था। और माजी के सारे काम भुलाने के वादे तो तनवीर ने बड़ी शिद्दत से किए थे। होटल के सामने गाड़ी रुकवा के वो नीचे उतरी और उसकी जानिब देखे बगैर बोली, आंटी, अंकल और फातिमा को मेरे ढेरों सलाम कहना और मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत कर देना कि मैं उनसे आखिरी मुलाकात के लिए ना आ सकी। अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो मैं अगले चंद दिन इसी होटल में रहूँगी। खुदा हाफिज़। वो एक लम्हा रुकी रही कि शायद तनवीर उससे वजाहत तलब करे और वो उसके रवैये पे उसे शर्मिंदा करे, मगर इतने बड़े दावे करने वाला खामोश तमाशाई बना देखता रहा। शायद कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं। अगर मैं खुद इस मौजू को छेड़ दूँ तो एक जज्बा उसके अंदर जागा, मगर फिर उसकी अना आड़े आ गई। अपनी सफाई में कुछ कहना उसे अच्छा नहीं लगा और वो होटल के अंदर चल दी। वो एक मरतबा फिर हार गई थी। उसके ज़हन में किसी शायर का शेर गूंजा, मैं तो मक्तिल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रा फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। तुम्हें यकीन है कि उसने सच कहा है? सिद्दीकी साहब मुस्तफसर हुआ। 100% सर। उन 20 बंदों के बारे विक्रम से भी मालूमात मिली थी, मगर उसे ये कन्फर्म नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कब ख़त्म होगी। दूसरे, उसने ये बात बहुत मुजमिल बतलाई है। वैसे भी ये बात रिकॉर्ड है कि कुछ दुश्मन मुल्क तंजीमों के आदमी पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी की तरबियत के लिए जाते रहते हैं। विक्रम ने भी इसी तनाज़र में बात की थी, लेकिन जिस तरह पार्वती, मेरा मतलब है शहजादी, ने बात किया तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। 20 ऐसे जवान जो कि मास्टर्स हों और फिर उन्हें 15 माह की ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें लाजमन जिस्मानी तरबियत के साथ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की गई होगी। वो कितनी मुसीबत का सबब बनेंगी और दुश्मन उनसे कितने फ़ायदे उठाएगा, इसके लिए किसी हिसाब की ज़रूरत नहीं रहती। फिर ये बात भी यकीनी है कि उनमें से हर आदमी किसी न किसी बटेरे, सरदार, चौधरी और मलिक का टसा हुआ होगा, और उसने अपना बदला कानून के दायरे में रहते हुए लेना होता तो उसे दुश्मन मुल्क जाकर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये बात भी बड़े फसाद का सबब बनेगी। आतिफ मियाँ, ये तो बात की बात है, पहले ये बताओ तूने शहजादी पे इतने एतबार कैसे कर लिया? कहीं वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मवाद तलब कराने ना आई हो? सर, किसी पे यकीन करना ना करना ये इंसान के ऐसे एहसास से ताल्लुक़ रखता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अलबत्ता मेरा ताल्लुक जिस शोबे से है उसकी ये मजबूरी है कि मैं हर किसी को शक की आंख से देखूं, और इसी निस्बत से शहजादी को अभी मेरे आदमियों की निगरानी में है। ये और बात है कि ये निगरानी सिर्फ अपने एतमाद को तकवीत देने के लिए कराई जा रही है। बाकी वो मवाद यूँ भी हमारे काम का नहीं था, उसे तलब करने में ही हमारी बेहतरी थी। गुड, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, वरना हकीकत यही है कि उसकी कहानी में ना तो कोई झोल है और ना किसी साजिश की बू महसूस हो रही है। फिर उसकी इत्तला पे क्या रद्द अमल होना चाहिए? अगर हम उन अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश करें तो तमाम का गिरफ्तार होना थोड़ा मुश्किल लगता है, और बिलफर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लें तब भी उनकी दोबारा ब्रेन वॉशिंग के लिए बड़ा तवील अरसा दरकार होगा। मेरे जहन में भी यही बात है। ट्रेनिंग सेंटर की तरबियत और सिखलाई इतनी आसानी से उनके दिमाग से महू नहीं की जा सकती। दूसरे, वो दहशतगर्द के साथ दहशतगर्द बनकर आ रहे हैं। जाने कितने मासूम नौजवानों को अपना हमनवा बना लें, इसलिए उनके होने से उनका ना होना बेहतर है। बहुत बड़ा फैसला कर रहे हो? करना पड़ता है सर। मुल्क की सलामती के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये तो दुनिया का असूल है कि कुल के लिए जुज़ की कुर्बानी दे दो। हाथ के नासूर को पूरे जिस्म में फैलने से रोकने के लिए हाथ काट दो और बाकी जिस्म बचा लो। इतने बड़े काम की इजाज़त देना मेरे बस से बाहर है। बदर साहब से इजाज़त ले लो। आतिफ ने मशवरा दिया। एक प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। वो क्या? अगर बदर साहब इजाज़त देते तब भी इतनी बड़ी सरहद हमसे कैसे कवर होगी? उसका हल मैंने सोचा हुआ है। ज़रा मैं भी सुनूं? सर, हमें सिर्फ सहराई सरहद की निगरानी करनी पड़ेगी, और उसमें भी चंद मकाम ऐसे हैं जहां से उनकी आमद मतवक्के है। अब ये बात तो कन्फर्म है कि जवानी के सरहदी मुहावजों की मिली भुगत से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, और उसमें नीचे से लेकर चौकी कमांडर तक की शमूलियत मतवक्के है। अगर हम उन चौकियों के सीनियर्स की जगह अपने आदमी हफ्ते डेढ़ के लिए भेज दें और जैसे ही उनके आने की सिमत का तयन हो हम वो साइड कवर कर लें। ज़रूरी नहीं कि वो इकट्ठे आएँ, वो थोड़े थोड़े आदमी भी भेज सकते हैं, और फिर इक्का दुक्का आदमियों के आने से हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारे मतलूबा अफराद हैं, क्योंकि स्मगलरों की आमदोरफ्त तो मामूल का हिस्सा है।
ऐसी सूरत में हम आने वालों की निगरानी पे इक्तफा करेंगे, वो भी इसलिए कि तमाम क़यामत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी जहाँ तक हकीकी स्मगलरों का ताल्लुक है, उनसे सरहदी मुहाफिज यूँ भी वाकिफ़ होते हैं कि उनका आना जाना लगा रहता है। आदमियों की कमी का सवाल हनूस हल तलब है। सर, हम बदर साहब की वसातत से किसी आर्मी की यूनिट से आरजी तौर पर मदद तलब कर सकते हैं। उन्हें कत्ल करने की तजवीज़ के अलावा बक़िया तमाम तजावीज़ मुझे कबूल हैं। ठीक है सर, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये फ़कत सरदर्दी ही है। देखते हैं बदर साहब इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है सर, आप बदर साहब से बात कर लें, फिर जो तय हो जाए बता देना। दोनों चलते हैं ताकि जो बात हो सामने आ जाए। यूँ भी मैं आपके नुक्ते नज़र की वजाहत नहीं कर सकूँगा। सर, काइंडली बदर साहब से शहजादी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जानता हूँ, कहकर सिद्दीकी साहब ने कुर्सी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो बदर साहब के ऑफिस की तरफ रवाना थे। 3 दिन की भागदौड़ के बाद आतिफ ने सारा सेटअप तरतीब दे दिया था। बदरुद्दीन साहब की वसातत से उन्हें फ्रंटियर फोर्स की एक यूनिट की मदद हासिल हो गई थी। सबसे बड़ी रुकावट रेंजर्स यूनिट के कमांडर की तरफ से हुई थी, जो ये बावर करने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी चौकी कमांडर कोई ऐसा काम कर सकते हैं। आतिफ से मुखातिब होकर उसने कहा, मैं अगर अपने मातहतों पे एतबार करना छोड़ दूँ तो मुझे उन पर कमांड करने का कोई हक हासिल नहीं। सर, कोई एक तो ऐसा हो सकता है ना जो इस काम में मुलविस हो। आतिफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तो उस एक के लिए मैं तमाम को कैसे बदली कर दूँ? सर, हमें ये तो मालूम नहीं कि वो एक कौन है, उसे हफ्ते डेढ़ के लिए हटा दें। इसलिए हफ्से मातकदम के तौर पर अगर हम हफ्ते डेढ़ के लिए तमाम को हटा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के मुफाद की इस काम में हमें किसी किस्म की सुबकी महसूस होगी। बाकी ये बदली आर्जी है, मुस्तकिल नहीं। मिस्टर आतिफ, क्या गारंटी है कि आपके साथ आने वाले तमाम अफराद मुल्क के खैरख्वाह और वफादार हैं? सर प्लीज़, आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि रेंजर्स काबिल एतमाद नहीं। अगर ऐसी बात होती तो हमारी सरहदों की निगरानी पे उन्हें क्यों मामूर किया जाता? दरअसल पिछले दिनों दहशतगर्दी की तरबियत के लिए जो अफराद सरहद पार गए हैं वो उसी साइड से ही पार हुए हैं। अब नामालूम वो किस चौकी की तरफ से आउट हुए हैं और इस वक्त चौकी सीनियर कौन था, और ये भी कि वो ओहदादार अब बदली हो गया या अपनी जगह पर मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक मेरे आदमियों का, तो वो तो सिर्फ हफ्ते डेढ़ के लिए आ रहे हैं। इस मुख्तसर वक्त में उन्हें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो सके। आतिफ के इन बातों पे कमांडर मुस्कुराया और बोला, जवान बातें करने के फन से वाकिफ हो। सर, मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि आया मैं अपनी बात की वजाहत कर लूँगा या नहीं। बाकी जहाँ तक मुल्क की सलामती का ताल्लुक है तो इसमें कोई शुबा नहीं कि आपको इसका ख्याल मुझसे कई गुना ज़्यादा ही होगा। थैंक्स। और आप लोग कब आ रहे हो ताकि मैं ऑर्डर पास कर दूँ? कल, लेकिन आपका ये हुक्म हम तहरीरी सूरत में लेकर जाएंगे। अपने आदमियों को पहले से मतला करने की ज़रूरत नहीं। ओके मिस्टर आतिफ, और कुछ? बहुत मेहरबानी सर, आपका ताबुन हमें हमेशा याद रहेगा। आतिफ उससे मुसाफा करके बाहर निकल आया। एक मुश्किल मरहला तय हो गया था, बाकी तैयारियां उसने पहले मुकम्मल कर ली थी। सर, आगही मिल गई है। वो 5-5 की टोलियों में बेवक्त सरहद अबूर करेंगे। 4 मुख्तलिफ चौकियों से उन्होंने राब्ता किया। उन चौकियों का दरमियानी फासला 25 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। मैंने अपने आदमियों को उन्हीं 4 चौकियों पर बांट दिया है। आतिफ की पुरजोश आवाज़ सिद्दीकी साहब के कानों में पड़ी। गुड, उनकी आमद कब मतवक्की है? कल सर। क्या वहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी? सर, इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे। आतिफ एतमाद से बोला। ओके, फिर राब्ते में रहना। सर, मैं अब आगे जा रहा हूँ। दरमियानी चौकी पे खुद रहूँगा। बाकी 3 चौकियों में एक पर ज़ेशान, दूसरी पर इरफान और तीसरी पर इलियास रहेगा। उनके साथ बाकी आर्मी और रेंजर्स के जवान होंगे, जवान के मातहत जो उनके मातहत रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। कहकर आतिफ ने राब्ता मुनक़ते कर लिया। वो उस वक्त रेंजर्स की एक यूनिट में मौजूद था। सिद्दीकी साहब से बात करने की थोड़ी देर बाद वो एक फ़ौजी जीप में बैठा सरहद की तरफ उड़ा जा रहा था।